हेलो एंड वेलकम टू वन इंडिया। भारतीय शूटर स्वप्निल कुशाले ने इतिहास रचा जब पेरिस ओलंपिक्स में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता 3 पोजीशन राइफल शूटिंग 50 मीटर्स में। स्वप्निल ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, क्वालिफाई अच्छी तरीके से किया, लेकिन गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल की रेस से एक दो खराब शॉट्स के चलते वो बाहर हो गए। लेकिन इनकी जर्नी जो रही है भारतीय शूटिंग में वो इंस्पिरेशनल रही है। स्वप्निल ने काफी मेहनत की है पिछले 8-10 सालों में, जिसका नतीजा है कि अब वो भारत के लिए एक शूटिंग में मेडल लेकर के आए हैं। और उनकी इस सक्सेस के पीछे एक नहीं दो माओ का हाथ है। जी हाँ, एक तो उनकी खुद की माँ जिन्होंने उन्हें पाल पोस करके बड़ा किया, और दूसरी है दीपाली देशपांडे, पूर्व भारतीय ओलंपियन। और पिछले 10-15 सालों से दीपाली देशपांडे शूटिंग की एकेडमी रन कर रही हैं, ट्रेन करती हैं भारतीय शूटर्स को। और इस करंट अगर हम कंटिजेंट की बात करें तो एक नहीं लगभग 4 खिलाड़ी उन्हीं की ट्रेन किए हुए हैं जो कंपीट कर रहे थे पेरिस में। हालांकि स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, लेकिन एक पेरिस ओलंपिक्स का मेडल आने से शूटिंग की दशा और दिशा दोनों बेहतर हो जाएगी भारत में, इसमें शायद किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और स्वप्निल की इस सक्सेस के पीछे, जैसा मैंने पहले बताया, दीपाली देशपांडे का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और यही वजह रही होगी कि जब मिक्स जोन में उनसे उनकी कोच के बारे में पूछा गया पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद, तो स्वप्निल ने बोला कि वो तो मेरे माँ तुल्य हैं। मतलब दीपाली देशपांडे को उन्होंने अपनी माँ का दर्जा दिया। और इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए, स्वप्निल की जर्नी पर चर्चा करने के लिए, भारतीय शूटिंग की इस सक्सेस पे जो पिछले 3 सालों का जो परिश्रम रहा है भारतीय शूटर्स का, उन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दीपाली देशपांडे मुंबई से जुड़ रही हैं। तो उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं सफर कैसा रहा है उनका, उनके सिखाए हुए इन शागिर्दों का, और अब दिशा क्या होगी, फ्यूचर क्या होगा भारतीय शूटर्स का। दीपाली देशपांडे मैम, वेलकम टू वन इंडिया। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। खुशी तो बहुत है, क्योंकि कैसा है कि आपको शूटर्स को जो लगता है वो बोल देते हैं। और ये स्वप्निल हुआ, उसके साथ बाकी जैसे अखिल हुआ, ये सारे हॉस्टल में काफी छोटी उम्र से हॉस्टल में रहने वाले शूटर्स है, लाइक खिलाड़ी है। तो उनको नेचुरली हम बहुत लंबे टाइम तक मेरे साथ जुड़े हैं वो, और उनकी पूरा जो ग्रोइंग अप एज में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए उनका हमारी बॉन्डिंग ऑफ कोर्स नॉर्मल कोच या मेंटर से थोड़ी सी ज्यादा है। तो लेकिन मेरे लिए ये ऐसा है कि मैंने जब शूटिंग शुरू की थी, ऑफ कोर्स मेरा तो कोई सपना वपना कुछ नहीं था। एक शूटिंग करने का एक मौका मिल रहा है, कुछ अलग से करने का मौका मिल रहा है। जब 17-18 साल की उम्र में ऐसे बंदूकें चलाने का अगर मौका मिल जाए तो उससे बेहतर आपको क्या ही लगता है। बट जैसे जैसे हम इस खेल में और डीप जाते रहे और बहुत ज्यादा अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करने लगे, इमोशंस इन्वेस्ट करने लगे, और फिर ये जब पता चला कि हाँ ओलंपिक स्पोर्ट है, ओलंपिक में मेडल जीतना है, और इस रास्ते में फिर धीरे धीरे बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते जाते हैं, तो उनके लिए भी हमें कहीं किस एक मकाम पे आके लगने लगता है कि हम इनके लिए भी आंसरेबल है, क्योंकि वो हमारे थ्रू वो सपना देख रहे हैं। तो ऐसे कर करके जब मैं एट द एंड ऑफ माय करियर, जब मेरा करियर से अराउंड 2004 में हम ओलंपिक गए थे, तो वो वहाँ बहुत अच्छा लगा था कि चलो हमने पहली बार इंडिया ने इतने सारे कोटे जीत के हम एकदम सर ऊंचा करके हम गए थे वहां पे ओलंपिक में, एकदम अपने हक की जगह लेके। नहीं तो उसके पहले वाइल्ड कार्ड एंट्री, हार्डशिप कोटा, ऐसे करके हमें पार्टिसिपेशन मिलता था। लेकिन वहां पहुंचने के लिए हमें बहुत टाइम लग गया। जितना आप ऊंचा शुरू करते हैं ना, उतने और आगे ऊंचा आप जा सकते हैं। तो जब मैंने कोचिंग शुरू की तो वही मुझे, मेरे दिमाग में वही था कि मेरे करियर में मैं देश के लिए मेडल नहीं जीत पाई, तो अभी मेरा मकसद यही है कि इन बच्चों, अभी जो भी पिछली जनरेशन ने हमें दिया है, अभी वही उसमें और मेरा ऐड करके मुझे और आगे देना है, ताकि वो जहां हमने छोड़ा वहां से वो शुरू करे और बहुत ज्यादा आगे जाए। तो ये सारे
उसी मतलब मैंने 2010 में ऐसे लोकल क्लब में छोटी सी शूटिंग रेंज 3 लेन की खोल के बेसिक शुरू किया था, और 2012 में 2 साल में ही मैंने नेशनल कोचिंग शुरू की। तो ये पहली बैच ही है शूटरों की जो मेरे पास आई। उसमें ये स्वप्निल है, अखिल शेरॉन जिसने एशियन गेम्स का मेडल था, वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल है उसके पास, अंजुम मुदगिल है, श्रियंका सारंगी, सिफ्त कौर सामरा और अर्जुन बबूता जिसका जो 4th आया, तो बहुत छोटे से उसका चूक गया मेडल। तो ये सारे मुझे इसी दौरान मिले और ये पहली बार मेरे पास आए। तो they were the first batch of shooters जिनको मैंने इतने सीरियसली ट्रेनिंग दी। तो उस प्रोसेस का ये पार्ट थे और इसीलिए मुझे पता था कि उनमें कितनी टैलेंट है। तो वो 3 साल जूनियर के बाद निकलने के बाद भी सीनियर में जब वो गए, तब मुझे था कि इनको मैं अभी छोड़ूंगी नहीं, इनको साथ रख के चलूंगी, तभी उनको उस जगह पे हम जल्दी से जल्दी पहुंच पाएंगे। नहीं तो जूनियर टू सीनियर उनका जो ट्रांजिशन होता है उसमें वो खो जाते हैं बच्चे। इसीलिए मैं जूनियर कोच थी जूनियर टीम के साथ, लेकिन मैं उनको फिर जब दिल्ली में कैंप के लिए आती थी उनको बुलाती थी जूनियर शूटर के साथ, मैं साइड में वो भी ट्रेनिंग करते थे या कभी मैं उनके पास जाती थी। ऐसे करके हमने उसके बावजूद भी बीच में हमने भी कंटिन्यूड ट्रेनिंग। तो नेचुरली उसके थ्रू फिर इतना बॉन्ड बन जाता है कि उसमें कोई प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट या प्रोफेशनलिज्म नहीं था। इट वाज जस्ट प्योर पैशन, उनकी तरफ से उनका पैशन, मेरी तरफ से मेरा पैशन। तो मुझे बहुत खुशी है कि उन्हीं बच्चों में से एक आज इस जगह पहुंचा है। और आप लोग को पता नहीं अगर हमारा जो भी करियर अगर आपने मैप किया होगा उस टाइम का, तो हम सारी जैसे मैं, अंजलि, सुमा, अनुजा, कुहेलिया, मतलब हम एक ग्रुप था। हम मेरे दोस्त अभी भी कुछ 30 साल पहले जो दोस्त थे आज भी वही है, और हम इकट्ठा ही एक मकाम पे पहुंचे। तो वो कल्चर, वो चीज बहुत अप्रिशिएट की जाती थी जब हम खेलते थे, कि आपस में लेन पे राइवलरी होने के बावजूद वो आपस में कितना अच्छे से घुलते मिलते हैं और कितना अच्छा बॉन्डिंग है। और मैं चाहती थी कि वही कल्चर हम कंटिन्यू करें, क्योंकि एक दूसरे के कंधे पे चढ़ के ही हम बहुत से बहुत ऊंची दीवार फांद सकते हैं। तो वही इन बच्चों के, इसीलिए इनको मैंने तभी से आई ट्राई टू कीप देम टुगेदर, साथ में रखा। तो और इसीलिए आज आप देख सकते हो कि इतने सारे जो कोटे भी आए, पहले 4 कोटे 19 शूटरों के आए, ओलंपिक कोटा, अभी इसमें भी ये 3 थे। ऐश्वर्या भी बहुत बाद में नेशनल टीम के साथ इन्हीं बच्चों के साथ जुड़ गया। तो एक उन सभी में एक अपने आप में ना एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। तो वो मेडल की तो खुशी है ही, बट जिस तरीके से ये, जिस कल्चर से या जिस तरीके से उन्होंने जीता है, उसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। और उसमें और एक मैं ऐड करूंगी कि 50 मीटर इवेंट सारे बोल रहे हैं, तो वो मैंने एक चैलेंज लिया था कि 10 मीटर्स तो बहुत सारे कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सेसिबल है, बट मुझे था कि 3P में भी हम बहुत आसान है करना, ये हम बहुत कर सकते हैं। इसीलिए मुझे खुशी है कि 50 मीटर इवेंट जो हम हमेशा एक बैरियर सा जैसे बना रखा था कि ये हम कर नहीं सकते या बहुत मुश्किल है, मैं हमेशा ही, मुझे बहुत गुस्सा आता था कि कोई मुश्किल नहीं है, हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये स्वप्निल ने कर दिखाया है, तो वो एक बैरियर भी टूट गया है। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि हाउ डिफिकल्ट इज इट टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर 53 पोजीशंस, और क्योंकि इसमें काफी ज्यादा टेक्निकलिटीज होती हैं, डिफरेंट व्हेन यू चेंज द पोजीशन, आपकी मेंटालिटी को चेंज करना होता है, द वे यू थिंक, द वे यू अप्रोच एवरी सिंगल शॉट, इट टेंड्स टू चेंज। तो इस तरफ अगर हम बात करें तो आप प्रिपेयर कैसे करते हो प्लेयर्स को, क्योंकि शूटिंग में जब आप राइफल शूटिंग की बात करते हो या पिस्टल शूटिंग की बात करते हो एक पोजीशन से, तो वो उन्हें पता है वहीं खड़े होकर के करना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि देयर इज अ कंसंट्रेशन लैप्स एज वेल, बिकॉज आप अलग अलग गियर्स आप पहन करके पहले एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जब आप जाते हो तो कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, गियर्स चेंज करने पड़ते हैं, एंड देन द कंसंट्रेशन व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा सरबजोत के साथ क्या हुआ, 1 लैप्स इन कंसंट्रेशन, वो पीछे मुड़ करके देखे और उसके बाद उनसे वो गलती हुई जिसकी वजह से वो मेडल रेस से बाहर हो गए। तो ऐसे में किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है एथलीट्स को?
50 मीटर इवेंट्स थोड़ा पिक्यूलियर है बाकी इवेंट से। एक तो जैसे 3 पोजीशन है, तो 3 पोजीशन में 20-20-20 शॉट तीनों पोजीशन में अलग से चला। लेकिन शॉट्स कम होने से आपकी एक्सपर्टीज जो रिक्वायर्ड है वो अच्छा चलाने के लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए वो तो उतनी ही रहती है। सो इट्स लाइक प्रिपेयरिंग फॉर 3 डिफरेंट इवेंट्स। 3 अलग अलग इवेंट्स आप इकट्ठा करके चला रहे हो, तो उतनी उसमें उतना आपका फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ तो चाहिए ही चाहिए, और बहुत ज्यादा अलर्टनेस चाहिए, क्योंकि आपको बहुत चीजें चेंज होती है ना। एक तो पोजीशन टू पोजीशन फिजिकल फिटनेस इसलिए चाहिए कि पोजीशन टू पोजीशन जब वो चेंज होते हैं तो आपका सारा बेसिक मसल स्ट्रक्चर जो आप यूज करते हो, सपोर्ट सिस्टम, प्रोन में पूरा ढीला छोड़ना है, स्टैंडिंग में सारा अच्छे से पकड़ना है, नीलिंग में कुछ पकड़ना है कुछ छोड़ना है। तो ये सारी जो बारीकियां है ना वो समझने में काफी टाइम भी लगता है, और उसके लिए फिटनेस जो फिट है अच्छे से वो ये बहुत आसानी से कर पाता है। तो इसलिए ये थोड़ा मुश्किल है थोड़ा सा इवेंट, या मुश्किल से ज्यादा मैं कहूंगी एक तो इतने सारे इक्विपमेंट हम यूज करते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाता है कि थोड़ा सा टेल अगर आपका हिल गया, एक स्क्रू टेल का हिल गया, तो वो राइफल अलग डायरेक्शन में जंप करने लगता है। उसमें वो जो झटका आता है, इस राइफल एयर राइफल में झटका नहीं आता, 22 राइफल में झटका आता है, तो और फिर आपके सारे शॉट फैलने लग जाएंगे। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो शूटर के लिए कई बार ये मुश्किल हो जाता है कि समझना कि एक गलती हो रही है वो एग्जैक्टली किस वजह से हो रही है। तो इसीलिए भी ये थोड़ा मुश्किल है। एंड सबसे बेसिक चीज ये है कि इसके जो वेपन और एम्युनिशन है हमारे यहाँ नहीं बनते, हमें वो इम्पोर्ट करने पड़ते हैं, और उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मायने रखती है। फिर वो जैसे आउटडोर इवेंट है तो विंड है, लाइट है, स्पेशली विंड, तो विंड में कौन सा एम्युनिशन बेस्ट चलता है, तो वो एक्वायर करना, वो लेके आना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी हमने पिछले कुछ सालों से मैं उनको पर्सनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे हम उनको एम्युनिशन टेस्टिंग के लिए हर साल भेजते हैं, वहां वो टेस्टिंग करा के फिर वो हम कोशिश करते हैं कि वही एम्युनिशन उनके लिए यहाँ इम्पोर्ट किया जाए। तो ये सारी चीजें अरेंज कर, इन चीजों की वजह से भी ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। बट अभी हम उसी हिसाब से सारी प्लानिंग और ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अभी हमारे रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं। मैम स्वप्निल की बात करते हैं। हमने एशियन गेम्स में देखा वो मेडल मिस कर लिए, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी उन्होंने मेडल मिस किया। उम्मीद के मुताबिक उनका प्रदर्शन नहीं हो पाया। लेकिन जब आप बात करते हैं ओलंपिक जैसे एक बड़े आयोजन की, तो किस मेंटालिटी के साथ आपने क्या बातें उनके साथ की जिससे उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हुआ और वो पेरिस में जाकर के अपना बेस्ट दे पाए? यही चीज है ना कि जैसे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब गया था, अब थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड देती हूँ कि वो हमेशा ही एज ए जूनियर जब भी आया वो हमेशा ही टीम में टॉप 3 में रहा है, जूनियर शूटर करके। कभी जीता कभी नहीं जीता, बट टीम में हमेशा ही रहा है। तो ही वाज ऑलवेज अ बेटर शूटर, मतलब अच्छा एक टॉप 3 में हमेशा रहा है। इवन एट द एंड ऑफ हिज, मतलब जूनियर से खत्म हो रहा था तब तो नेशनल चैंपियनशिप में गगन, संजीव, इनके साथ उसने मेडल्स भी जीते हैं। तो इसलिए तो ये सारी चीजें जो उनका पास्ट है ना, उनको याद दिलाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार होता है जैसे आपने भी अभी बोला वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो जो एक शॉट की वजह से वो 4th हो गया, जबकि मैं उस शॉट की तरफ देख रही थी कि अगर ये अच्छा चला है तो वो गोल्ड मेडल मैच के लिए जाएगा, एंड सडनली वो शॉट बहुत खराब हो गया तो वो मेडल कंटेंशन के ही बाहर हो गया। फिर एशियन गेम्स में भी सेम शॉट, 41st शॉट जो था 41 नंबर का शॉट, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसने बिगाड़ा था, और एशियन गेम्स में तो 7 में मार दिया। वही अंडर प्रेशर होगा, वो कुछ माइंड चेंज हो जाता है, कुछ विचार आते हैं दिमाग में। तो ये 2 बार, मतलब 1 साल के दौरान 2 इम्पोर्टेंट कंपटीशन में होने की वजह से वो दिमाग में रह जाता है, और आसपास की खुद के भी रह जाता है, आसपास की वो प्रतिक्रिया भी ऐसे आती रहती है। तो हर कोई उसी पे फोकस करता है कि वो 4th आ गया, वो खराब किया, वो नीचे आ गया। बट देन वहां जब वो एक बार पेरिस से उसने मुझे फोन किया था वहां छतरू से, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी तब,
तो वो इसी के बारे में बात कर रहा था कि मैम सब ठीक है, लेकिन मैं बार बार आसपास औरों के मॉनिटर देखता हूँ, वो सारे इतना अच्छा चला रहे हैं, तो फिर मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। मैंने बोला कि ठीक है, अभी तुम कंपेयर ही कर रहे हो ना, तो मैं तुम्हें ये बताऊं कि देखो तुम्हें एक मौका मिला वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाने का, तुम गए, कोटा जीत के वापस आ गए। वर्ल्ड चैंपियनशिप मतलब पूरे दुनिया में तुम चौथे थे, वो भी एक ही शॉट के वजह से, और वो शॉट क्यों खराब गया उसकी वजह तुम्हें पता है, मुझे पता है। तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और हमने उसमें 2 साल उसके ऊपर काम किया है। फिर एशियन गेम्स में भी सेम चीज थी, तुम नंबर 1 पे थे, एक शॉट की वजह से तुम नीचे आ गए। तो इसका मतलब तुम बार बार ये साबित कर रहे हो कि तुम वर्ल्ड क्लास हो, वो तुम्हारी काबिलियत है। वो एक शॉट तो हम कभी भी सुधार सकते हैं, उसके ऊपर हम काम कर ही रहे हैं। सो उसके बारे में तुम मत सोचो। प्रैक्टिस में कोई जो भी करे, मायने क्या रखता है कि जब आप वहाँ कंपटीशन में वहां खड़े होते हो, तो आप कितना जिगर दिखाते हो, वहां पे आप कैसे परफॉर्म करते हो, और ये तुमने बार बार साबित किया है। और इसके पहले भी उसका एक टर्निंग पॉइंट आया था इस पर्टिकुलर साइकिल में, बाकू का जो वर्ल्ड कप था 2022 का। ही वाज 6th इन रैंकिंग, नेशनल रैंकिंग में वो छठा था, और उसका कोई वो बाकू वर्ल्ड कप में जाने का कोई बन ही नहीं रहा था, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी 5 लोग थे। लेकिन उस 5 में से कई सारे शूटरों ने, कई सीनियर शूटरों ने अपना नाम वापस ले लिया, क्योंकि बाकू जो रेंज है वो बहुत विंडी है, वहाँ बहुत तेज हवा चलती है, और वहाँ हाई स्कोर मारना बहुत मुश्किल है। तो उनको डर था कि ये अगर हम जाते हैं और हमारा स्कोर कम आता है, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप की टीम के लिए हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। तो फिर जैसे एनआरआई करती है कि उसके नेक्स्ट रैंक शूटर्स को वो पूछती है आपको जाना है या नहीं जाना है, तो उसके लिए उसको भी मेल आई थी आपको जाना है या ऐसे जाना है, जरूर जाना है, ये एक मौका है। और अगर ऐसे रेंजेस पे को डरने लगे, तो हम ओलंपिक में अगर विंड आ गया तुम क्या करोगे? हमें मेडल ओलंपिक में मेडल जीतना हमारा मकसद है, सिर्फ टीम में सिलेक्ट होना हमारा मकसद नहीं है। तो या वहां जाओ, तुम हमारा अपना बेस्ट दो, जो भी दिक्कत आएगी हम आके एनालिसिस करके उसके ऊपर काम करेंगे। तो वो वहां गया बाकू में ही शॉट, उसका पर्सनल बेस्ट परफॉर्म किया उसने उस विंडी रेंज पे, और सिल्वर मेडल जीत के वो वापस आ गया, और उसी स्कोर की वजह से वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के टीम में भी सिलेक्ट हो गया। सो ये सब उसका जो कैरेक्टर का स्ट्रेंथ है ना, वो दिखाता है, और वो मुझे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। जी, तो ओलंपिक्स के जो सिलेक्शन ट्रायल्स हुए थे वहां पर भी स्वप्निल ने काफी अच्छा किया था। तो जब आप बड़े टूर्नामेंट से जस्ट पहले अपना बेस्ट दे करके चलते हो, तो कॉन्फिडेंस जो है आपका बेहतर हो जाता है। और ये अगर हम शूटिंग की बात करें, ये ऐसा स्पोर्ट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंडिविजुअल स्पोर्ट हो जाता है। तो जब टूर्नामेंट के जस्ट पहले, एक बड़े टूर्नामेंट के जस्ट पहले अगर आप राइट फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हो, अच्छे शॉट्स आपके लग रहे होते हैं, तो मोर और लेस आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बेहतर रहता है। शायद 6 महीने पहले या 7 महीने पहले क्या हुआ था वो मायने नहीं रखता है, पिछले महीने आपने क्या किया था, एक अच्छे शूटिंग रेंज में आपने किस तरीके से परफॉर्म किया था, कंडीशंस को आपने किस तरीके से असेस किया था, तो ये चीजें काफी ज्यादा मायने रखती हैं। और इनफैक्ट जब लग्जमबर्ग में भी कुछ टाइम के लिए शूटर्स थे, वहां पर भी ट्रेनिंग की कंडीशन से एक्लेमेटाइज हो जाना भी फायदेमंद रहता है। हाँ जी, डेफिनेटली। और ये जब इस ओलंपिक का जो सिलेक्शन पॉलिसी अनाउंस हुआ था, तो मुझे वो अच्छा लगा। उसमें कुछ छोटी छोटी चीजें थी जो मैं चाहूंगी कि अगले बार के लिए हम उसमें कुछ बदलाव करें, लेकिन एक जो बेस था कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि ओलंपिक के 2 महीने पहले हम उनसे अगर ये ट्रायल करवा रहे हैं, तो ओलंपिक जैसे कंपटीशन में अगर जीतने के लिए जाना है, तो 2 महीने पहले आपको तैयार रहना ही है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो जैसे मैंने अपने शूटर्स को प्रिपेयर किया था, और मेरे दिमाग में जो मैंने प्लानिंग की थी कि ओलंपिक से 2 साल पहले वो टेक्निकली रेडी होने चाहिए, फिर प्रिपेयर करने के लिए अलग अलग लेवल के कॉम्पिटिशन्स खेल के फिर हम उसको पॉलिश कर सकते हैं। सिमिलर वे में 2 महीने पहले उनको वो अपने बेस्ट फॉर्म में होने चाहिए,
और ये क्योंकि वो ओलंपिक सिलेक्शन ट्रायल एकदम आइसोलेटेड ट्रायल्स कर दिए कि बस इन्हीं ट्रायल के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, कोई पिछला कोई बफर नहीं मिला उनको। तो उसके वजह से क्या हुआ कि दे हैड टू फेस वो जो प्रेशर जो उनको वहां पे जो फेस किया उन्होंने या फील किया, और वो सिर्फ एक मैच के लिए नहीं था, उनको 4 बार वो चीज करनी थी दोबारा। तो करीब करीब 1.5 महीना वो उसी प्रेशर के अंदर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा प्रेशर के अंदर। और मैं खुद उनके साथ थी, तो वो नेचुरली मेरे 6 शूटर वहां खेल रहे थे, तो मैं भी बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर में थी। तो वो मुझे फील हो रहा था और मैं जानती थी कि सेम चीज शूटर्स भी इसी तरह से फील कर रहे हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि वो प्रेशर, उन्होंने उस प्रेशर के अंदर वो चला लिए 4 मैचेस बहुत अच्छी तरीके से। इसका मतलब वो ओलंपिक के लिए तैयार थे। तो ओलंपिक जैसे फिर उनके लिए ऐसे बन गया कि एक यस कॉन्सिक्वेंशियल एक बड़ा टूर्नामेंट है, लेकिन नॉर्मल, वो थोड़ा सा नॉर्मल लगा उनको ये ओलंपिक ट्रायल से, क्योंकि ये पहली बार ऐसे ट्रायल उन्होंने खेले थे। तो ओलंपिक गेम्स का कंपटीशन जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलते हैं या एशियन गेम्स खेलते हैं, वैसे ही ओलंपिक गेम्स का एक नॉर्मल कंपटीशन जहां बस जाना है, उस दिन हमें परफॉर्म करना है, उसके बाद छुट्टी। तो उस तरीके से वो उनका माइंडसेट वो बन गया। और वहीं पे जैसे ट्रायल खत्म हुए, उनको वही लगा कि चलो ये आगे तो ओलंपिक गेम्स तो अभी हम कर लेंगे आराम से। तो उससे भी उनको काफी कॉन्फिडेंस आया। जी मैम, अंजुम की आपने बात की, अंजुम का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा ओलंपिक्स में पेरिस में, तो अब जब वापस आएंगी तो थोड़ा सा असेसमेंट किस तरीके का रहने वाला है, फ्यूचर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी किस तरीके से रहने वाली है, आप जब उनसे मिलेंगी तो उनको किस तरीके से एटलीस्ट एक शोल्डर पे उनके टैप करेंगी ताकि वो ज्यादा डिमोरलाइज ना हो जाए? तो हमने देखा है क्योंकि मेरी ऑलरेडी उससे बात हो गई, और वो मतलब इन सभी में सबसे ज्यादा मैच्योर है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ओलंपिक खेल चुकी है। जी हाँ। और उसका इवन इंटरनेशनल एरिना में उसका एक्सपीरियंस बाकी सबसे काफी ज्यादा है, क्योंकि पिछले ओलंपिक साइकिल में शी वाज एट द टॉप थ्रू आउट। मतलब एशियन गेम्स में भी गई, कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल जीता, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता। तो वो थोड़ा सा उसका लेवल, थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल इज लिटिल मोर, जहाँ खेल की बात आती है वैसे भी। सो वो खुद ही सामने से उसने काफी चीजें एक्सप्लेन करी। और इट वाज अनफॉर्चुनेट कि सिर्फ प्रोन, मतलब जो सबसे जहाँ सबसे ज्यादा पॉइंट्स हम लेते हैं, उसी में एक सीरीज में उसके बहुत सारे 9.9 लगे, लेकिन यहाँ पे वो डेसिमल काउंटिंग नहीं होती ना, या तो वो 9 है या तो वो 10 है। तो वहां पे एक्चुअली वो उसका जो फाइनल, वहीं पे उसने मिस आउट किया था, क्योंकि वो एक पोजीशन है जहां उनको अपने पॉइंट्स पकड़ के रखने होते हैं। बट आई अंडरस्टैंड कि वो रेंज काफी विंडी था, ओवरऑल स्कोर्स भी काफी रिलेटिवली कम गए जैसे ये लोग जनरली चलाते हैं उससे। तो या ये चीजें हैं, और जैसे उसमें इतनी मैच्योरिटी है कि इन चीजों को एक्सेप्ट करने की कि हाँ ठीक है, एक मौका गया, बट आई डिड माई बेस्ट, मैंने अपना पर्सनल बेस्ट दिया। और मे भी कुछ चीजें होगी जो अभी दोबारा ट्रेनिंग शुरू करेंगे, तब उन पे ध्यान देके हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। ओके मैम, ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें इंडियन शूटिंग कंटिंजेंट की, वी सेट आवर बिगेस्ट एवर कंटिंजेंट, और मेडल हॉल की भी अगर हम बात करें तो it's the biggest ever medal haul from Indian shooters. So being a coach and someone who's already a part of the system, how do you rate it, and what is the impact that we are going to see of these 3 bronze medals, and possibly one more might come across our way? पता है, आज सुबह ही मैं ऐसे ही घर में बात कर रही थी कि somehow मे बी क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ और कोच रही हूँ, तो हम कभी भी ब्रॉन्ज मेडल के लिए तैयारी नहीं करते, हम हमेशा गोल्ड मेडल के लिए ही तैयारी करते हैं। तो फिर मुझे बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ रहा है कि अभी ये ओलंपिक है। सो ये जो हो रहा है वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन कहीं दिल में मेरे है कि हम इससे बहुत अच्छा कर सकते थे, और है अभी की ये जो जनरेशन है या ये जो शूटिंग टीम है, उनकी वो काबिलियत है ही उनमें कि ये और भी अच्छा कर सकते थे।
तो लेकिन ओलंपिक है, एक अलग ही सिचुएशन होता है, शूटर्स को भी मतलब बाकी और कॉम्पिटिशन्स को उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो हाँ, उसके इन सब के बावजूद जैसे मैंने पहले शूटर्स को मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको ऐसे अपने आप को बनाना है कि हमें बेस्ट तो अपना बढ़ाना ही है, लेकिन हमारा लोएस्ट भी इतना हो कि हम मेडल जीते, हमारा वर्स्ट परफॉर्मेंस भी हो तो भी हम मेडल में हम जीत जाए, ऐसे अपने आप को बनाना है। तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट मैं नहीं कहूंगी हमारा परफॉर्मेंस, लेकिन फिर भी हम जीते उसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है। और इसके आगे के तो ये बहुत अच्छा बेस बना है। देखिए आप एक्चुअली ये दोनों ही साइकिल 2020 का भी और 24 का वो काफी डिस्टर्ब रहा है, वो लंबा हो गया, ये छोटा हो गया, तो उसकी वजह से प्रिपरेशन में काफी ये बहुत अलग हुआ प्रिपरेशन। ये तो मोस्टली इसीलिए आप देखोगे कि मोस्टली टीम में जो लोग है शूटर्स है वो सारे ही पिछली बार भी जो फेंस पे बैठे हुए थे वही अंदर आए हुए जी। तो टीम और स्ट्रॉन्ग अगर पूरा 4 साल मिल जाए तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बना सकते हैं। ओके, चलिए तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले 4 सालों में भारतीय शूटिंग और बड़े आयाम पर पहुंचे और ज्यादा मेडल हॉल्स हो, और जब पेरिस से जब अटेंशन लॉस एंजलिस की तरफ इंडिया का शिफ्ट हो तो मेडल्स की जो संख्या है वो ज्यादा भी हो, और जो कलर है मेडल्स का वो गोल्ड में अगर आएगा तो वो 4 चांद लग जाएंगे उसमें। दीपाली मैम, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि भारतीय शूटर्स देश का नाम और ज्यादा ऊंचा करेंगे आने वाले टूर्नामेंट्स में, और जैसे अभी से तैयारियां शुरू हो जा रही है एलए ओलंपिक्स के लिए, ये अच्छे संकेत हैं भारतीय पूरे के पूरे एथलीट्स के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।